सुप्रभात 11th क्लास। बेटे गद्य खंड का लेसन निकाल लेंगे, गलता लोहा। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चे। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। धनराम एक साथ दो विद्याएं सीख रहा था। एक तरफ लोहार पिता का पुत्र होने के कारण उसके पिता गंगाराम अपना खानदानी व्यवसाय उसे सिखा रहे थे, जैसे सान चढ़ाना, धोकनी फूंकना और हथौड़ा चलाना आदि। अगर धनराम से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी छड़ी या हत्थे से पिटाई करते थे। दूसरी तरफ वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और उसके दिमाग में गणित बिल्कुल नहीं बैठता था। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा सिखाते सिखाते थक जाते थे और उसकी संटी से पिटाई करते थे। इस प्रकार धनराम दो विद्याएं, किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या, एक साथ साथ सीख रहा था। दूसरा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था? धनराम नीची जाति अर्थात लोहार और मोहन ऊंची जाति से अर्थात ब्राह्मण था। जातिगत भेदभाव के कारण धनराम को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि वह स्वयं नीची और मोहन ऊंची जाति का है। मोहन पढ़ाई में भी बुद्धिमान था। उसकी प्रतिभा के कारण मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। मास्टर साहब अक्सर मोहन की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि एक दिन बड़ा होकर मोहन उनका और स्कूल का नाम रोशन करेगा। इन सभी बातों के कारण धनराम ने मोहन को अपने से श्रेष्ठ मान लिया था, यानी अच्छा मान लिया था। इसलिए धनराम मोहन से स्पर्धा नहीं करता था। तीसरा प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को मोहन के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ कि एक ब्राह्मण का लड़का लोहारगिरी जैसे निम्न माने जाने वाले कार्य में हाथ कैसे लगा लेता है। वह भी इतनी स्फूर्ति एवं कुशलता पूर्वक। वह अपनी जाति को भुलाकर इस कार्य को स्वीकार कैसे कर पाया? ब्राह्मण टोले के लोग तो ऊंची जाति के होते हैं और निम्न जाति के लोगों के साथ उठना बैठना भी उन्हें मंजूर नहीं। चौथा प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि वह पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर आ गया था। एक नई उम्मीद के साथ उसको लखनऊ में रमेश के घर में बिल्कुल बदले हुए जीवन को स्वीकार करना पड़ा। गांव में पढ़ाई के रास्ते नहीं थे, यहाँ पर पढ़ाई के रास्ते खुले तो थे लेकिन संघर्ष में थे। उसको रमेश के यहाँ नौकरों की भांति रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिस्थितियाँ बहुत सुखद तो नहीं थी, परंतु नई दुनिया के अनुभवों के साथ जीवन से समझौता करना पड़ा। पांचवा प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान का चाबुक कहा है और क्यों? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस व्यंग वचन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा है। शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। मास्टर जी का यह कथन धनराम के मानसिक बल को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी था। उसके मन में यह बात अच्छी तरह से बैठा दी गई कि वह तो बस लोहार का काम ही सीख सकता है, विद्या सीखना उसके बस की बात नहीं है। छठा प्रश्न देखेंगे, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा? यह कथन वंशीधर तिवारी ने अपनी बिरादरी के युवक रमेश से कहा, जो लखनऊ से गांव में आया हुआ था। किस प्रसंग में कहा? वंशीधर तिवारी को अपने पुत्र मोहन की पढ़ाई की काफ़ी चिंता थी। मोहन को आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए गांव से दूर नदी पार करके जाना पड़ता था, जो उसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था।
इसलिए मोहन की पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। यह बात जब रमेश को पता चली तब रमेश ने सहानुभूति प्रकट करते हुए मोहन को अपने साथ लखनऊ भेज देने के लिए कहा और यह भी कहा कि घर में जहाँ 4 सदस्य हैं वहाँ 5वां भी रह लेगा और अपनी पढ़ाई कर लेगा। रमेश की ये बातें सुनकर वंशीधर तिवारी खुश हो गए और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने ये वाक्य कहे। किस आशय से कहा? वंशीधर तिवारी का आशय था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है। अपनी बिरादरी के लोगों की यही विशेषता है कि हर संभव एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? कहानी में वंशीधर तिवारी का यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। जब तक मोहन रमेश के यहाँ रहा, तिवारी जी अंधेरे में रहे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर वापस गांव आएगा, परंतु इससे बिल्कुल विपरीत हुआ। रमेश जिस सहानुभूति से मोहन को अपने साथ लेकर गया था उसे वह निभा न सका। उसने मोहन का पूरा शोषण किया, उसे नौकर की तरह रखा। मोहन कई सालों तक उसके वहाँ रहा, किंतु एक मामूली सी स्कूल में साधारण सी पढ़ाई उससे करवाई, वो भी केवल 8वीं तक। पढ़ाई की फीस और रोटी के बदले में वह रमेश के यहाँ नौकर बनकर रहा। ऐसा व्यवहार बिरादरी को सहारा देना नहीं बल्कि बिरादरी के नाम पर शोषण करना कहलाता है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? यह वाक्य मोहन के लिए उस समय कहा गया था जब मोहन धनराम के ऑफर पर बैठकर उसके काम को देख रहा था। जब धनराम एक मोटी छड़ वाले लोहे को ठीक से नहीं मोड़ पाया तो मोहन ने अपनी ऊंची जाति की परवाह न करते हुए उस छड़ को बड़ी ही कुशलता से मोड़कर गोल कर दिया। अपनी सफलता पर उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। उसे लगा कि इस प्रशंसनीय काम के लिए उसे धनराम से प्रशंसा मिलनी चाहिए। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह कथन पात्र विशेष यानी मोहन के चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है कि उसके अंदर किसी भी कार्य को करने का साहस एवं किसी भी कार्य को स्वीकार करने की भावना है। वह ऊंच नीच के जातिगत भेदभाव से बिल्कुल अलग है। इसलिए उसने लोहार जैसे छोटा माने जाने वाले कार्य को भी सीखा। उसने जाति को महत्व न देकर कार्य को महत्व दिया। ये आपके 6 प्रश्न हो गए। बच्चे इन प्रश्नों को याद करेंगे।